नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 4 दोपहरी को करेंगे। यह पाठ अलंकार पर आधारित है और इसमें हम अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और अपठित काव्यांश के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। आपने इन सभी काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है और फिर इन काव्य पंक्तियों मोटे काले शब्दों में जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है उससे शब्द सहित लिखना है। ठीक है। पहली पंक्ति देखिए, इसमें सर्पसरीखी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है। पहली पंक्ति में सर्पसरीखी को लिखना है। दूसरी पंक्ति में हमें सांझ समय को लिखना है। तीसरी पंक्ति में हमें चमचम चपला चमकी को लिखना है और चौथी में लाली लाल लाल को लिखना है। ठीक है। तो अब देखिए, पहली पंक्ति में देखिए सर्पसरीखी लिखा हमने, तो इसमें किसके यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी कि स वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। ठीक है। अगली पंक्ति सांझ समय में भी सांझ समय, इसमें भी स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है। तीसरी पंक्ति में देखिए चमचम चपला चमकी, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और चौथी पंक्ति में लाली लाल लाल, इसमें ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के प्रयोग कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। इन्हें अलंकार कहा जाता है। ठीक है। कविता के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है उसका सौंदर्य, तो उसे क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों अलं तथा कार के योग से बनता है। अलं का अर्थ होता है भूषण तथा कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है। जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है ना, उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है। जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम कुछ अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न में देखिए, पढ़िए और समझिए। इस करुणा कलित हृदय में क वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पे करुणा कलित में क वर्ण की आवृत्ति, और अगले उसमें चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चारों चंद्र चंचल, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है। इसमें च वर्ण की आवृत्ति। तो ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं, जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, यानी बार बार आता है वो वर्ण, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे करुणा कलित में क वर्ण की आवृत्ति, चारु चंद्र चंचल में च वर्ण की। ठीक है। अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांटकर लिखिए तथा कारण भी बताइए। ठीक है। पहला देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब इसमें देखिए उदाहरण देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर। अब कारण, अनुप्रास अलंकार का कारण क्या है? इसमें यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। पहला वर्ण देखना है हमें, पहला वर्ण, जैसे इसमें ये त, इसमें भी त त त त। ठीक है। तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। अब इसमें देखिए मधुर 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 मुस्कान मनोहर मनुज में म वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। अब यहाँ पर देखी दीन दशा में द वर्ण की आवृत्ति हो रही है, देखी दीन दशा में, और करुणा करिके करुणा निधि में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए और समझिए। समय शीला सा जम जाएगा,
यह देखिए अरविंद से शिशु वृद्ध कैसे सो रहे। अब उदाहरण क में इस वाले में समय की तुलना शीला से तथा उदाहरण ख में शिशुओं की तुलना अरविंद यानी कमल से की गई है। अतः यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए, समानता के आधार पर जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। जैसे समय शीला सा जम जाएगा, इसमें क्या है, उपमेय क्या है, इसमें समय है, समय क्या है, उपमेय। और इस वाले में क्या है, और शिशु, शिशु। ठीक है, इसमें क्या है, शिशु। और उपमान क्या है, पहले में इसमें है शीला उपमान है और अरविंद क्या है, उपमान। ठीक है, और समान धर्म, समान धर्म क्या होता है, जिस गुण के कारण तुलना की जाए। यानी यहाँ पर जमुना गुण है, जमुना गुण, और यहाँ पर शिशु को क्या होता है, कोमल होता है। किसकी तरह, अरविंद यानी कमल के फूल की तरह कोमल। तो यहाँ पर कोमलता के कारण कि दोनों ही बहुत ही कोमल होते हैं, तो यहाँ पर दोनों की समानता होगी ना, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो इसे समान धर्म कहते हैं कि जहाँ पर दोनों के गुण धर्म, जिस गुण के कारण दोनों की तुलना की जा रही हो। ठीक है, वाचक शब्द क्या होता है, जैसे ये सा से, जैसे ये लगा हुआ है ना, शीला सा, अरविंद से, तो ये क्या है, ये क्या है, हमारे वाचक शब्द। ठीक है, समानता बताने वाले शब्द हैं ये। ठीक है, समानता बताने वाले। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार स्पष्ट कीजिए। अब हमें उपमा अलंकार को स्पष्ट करना है। पहला हमें उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, तो पहले इसको देखते हैं। काली सड़कें तार कोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। तो यहाँ पर क्या है, सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उनकी तुलना अंगारों से की गई है ना। सड़कें जब है, सड़क जो जब तेज धूप पड़ती है तो वो गर्म हो जाती हैं, तो किसकी तरह गर्म हो जाती है, अंगारों की तरह। तो दोनों की समानता बताई जा रही है, सड़कों की तुलना किससे की जा रही है, अंगारों से, है ना। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। उसी तरह से अब हमें आगे के उदाहरण करने हैं। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। अब इसमें क्या है, अत्यधिक सुंदर और रम्य उपवन होने के कारण उसकी तुलना नंदनवन से की गई है। नंदनवन एक उपवन, नंदनवन जो दिल्ली में स्थित है, वहां पर उसकी तुलना किससे की जा रही है, उपवन से। अगला देखिए, नंगे नंगे दीर्घकाय, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, वृक्ष खड़े थे। तो यहाँ पर सूखे व बिना पत्तों के खड़े वृक्षों की तुलना कंकालों से की गई है। ठीक है, कि पेड़ों पर कोई भी पत्ते नहीं है, वो कंकालों के समान दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बिना पत्तों के जो खड़े वृक्ष हैं उनकी तुलना कंकालों से की जा रही है। अगला देखते हैं, नील गगन सा हृदय शांत हो रहा। अब यहाँ पर मन या हृदय शांत होने के कारण उसकी तुलना नील अर्थात नीले आसमान से की गई। ठीक है, अब अगला देखते हैं, पढ़िए और समझिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पर नर व्याघ्र सुयोधन। अब उदाहरण क में राम उपमेय में रतन धन उपमान का तथा उदाहरण ख में नर उपमेय में व्याघ्र उपमान का अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है। ये रूपक अलंकार के उदाहरण होते हैं। अब रूपक अलंकार के विषय में पढ़ रहे हैं हम। ये देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता
इतनी समानता हो जाए कि उनमें अंतर ही ना कर पाए, ठीक है ना। तो उसे प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है कि कोई अंतर ही ना रहे उपमेय और उपमान में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें पहले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार स्पष्ट कीजिए। चरण कमल बंदो हरि राई। अब इसमें देखिए, चरण क्या है, उपमेय है। चरण क्या है, उपमेय। चरण उपमेय में कमल उपमान का अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, गुरु पद पंकज सेवा। अब गुरु के जो पद हैं, चरण यानी कि वो उपमेय है, में पंकज अर्थात कमल उपमान का अत्यधिक समानता के कारण आरोप, ठीक है। अगला देखिए, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। अब यहाँ पर क्या है, मन उपमेय पर सागर उपमान का एवं मनसा यानी इच्छा उपमेय पर लहर उपमान का आरोप है, ठीक है। कहने का अर्थ है, जहाँ गुण की अत्यधिक समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक ही कर दिया जाए, ठीक है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़िए और समझिए। आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। अब आंधी को मनुष्य के समान इतराने की क्रिया करते दिखाया गया है कि आंधी जो है मनुष्य के समान इतरा रही है, ठीक है। अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार है। कहने का अर्थ है, जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है, ठीक है। आप उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार स्पष्ट कीजिए। पहला देखते हैं उदाहरण, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कलियों को मनुष्य की तरह मुस्कुराने की क्रिया करते दिखाया गया है, ठीक है। अब कलियां क्या है, एक जड़ पदार्थ है ना, और वो मानव की तरह हंस तो नहीं सकती, मुस्कुरा तो नहीं सकती, लेकिन इसमें क्या है, इस उदाहरण में मनुष्य की तरह कलियों को मुस्कुराने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार। अगला देखिए, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। अब इसमें देखिए, आलस से भरी वनस्पतियों को मनुष्य के समान मुंह धोने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है। अब वनस्पतियां अपना मुंह स्वयं तो नहीं धो सकती वो स्वयं, क्या वो धो ही नहीं सकती, लेकिन उन्हें मनुष्य के समान, जैसे मनुष्य अपना मुंह धोता है अपने आलस को दूर भगाने के लिए, उसी प्रकार वनस्पतियों को भी मनुष्य के समान मुंह धोने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है, तो मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। अगला देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ पर क्या है, संध्या अर्थात शाम ऐसे हो रही है जैसे बादलों से भरे आसमान से कोई सुंदर परी उतर रही हो, अर्थात संध्या को यानी शाम के समय को मनुष्य की तरह आसमान से उतरने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये काव्यांश दिया गया है, आपको इस काव्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। जब आपको ये काव्यांश अच्छे से समझ में आएगा तभी आप इसके प्रश्न लिख पाएंगे। अब पेपर में, एग्जाम में आपका इसके अलावा कोई भी आ सकता है काव्यांश, ठीक है ना।
तो आपको काव्यांश को अच्छे से समझना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं? कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं? तो कवि, उत्तर क्या होगा? कवि सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते हुए नया निर्माण करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, कह रहा है। अगला प्रश्न है, धरा को कैसे जगमगाया जा सकता है, यानी धरती को कैसे जगमगाया जा सकता है? अपनी सोच बदलकर और नया निर्माण करके धरा अर्थात धरती को जगमगाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, कवि ने किन कार्यों को कठिन कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने घृणा को घृणा से जीतना, बैर को बैर से दबाना और नष्ट की गई वस्तु का फिर से नया निर्माण करने को कठिन कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार क्या करना सरल है? तो उत्तर है, किसी उठे हुए को गिराना, पहले से बनी किसी वस्तु को मिटाना कवि के अनुसार सरल है। अब अगला प्रश्न देखिए, कवि क्या कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? तो उत्तर है, कवि सोच को बदलने, मेहनत करने और इस संसार का नया निर्माण कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा आओ दोहराएं से संबंधित। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग करके शब्दों को दोबारा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसे दिया गया है ग ह। ठीक है, तो हमने इस पे र का रूप लगा दिया, ऐसे वाला, ग के पैर में र, तो क्या बन गया? ग्रह। ठीक है, कम से कर्म, टेन से ट्रेन, गाम से ग्राम, धम से धर्म, डम से ड्रम। ठीक है, ड्रम। ठीक है, तो इस तरह से र के उचित रूप का हमें प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, ये अशुद्ध रूप दिए गए हैं, ये अशुद्ध रूप हैं, तो हमें शुद्ध रूप लिखना है। ठीक है, तो श्रीमती ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा? ये ब्राह्मण का, ये पैतृक का, ये चिन्ह इस तरह से लिखा जाएगा, स्थाई इस तरह से, दृष्टि इस तरह से, स्वास्थ्य इस तरह से, और कवियत्री, कवियत्री इस तरह से। अगला देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब हमें तद्भव दिए गए हैं, उनके तत्सम रूप लिखने हैं। जीव से जीवा, जीव से जीवा, सांप से सर्प, मिट्टी का तत्सम रूप है मृत्तिका, हाथी का हस्ती, घर का गृह, चांद का चंद्र। तो ये थे तद्भव रूप और ये हैं तत्सम रूप, यानी संस्कृत वाले रूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो हमें यहाँ पर शब्द दिया गया है, उसमें से हमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। तो योगी में योग ई, योग और ई प्रत्यय लगा हुआ है, बड़ी ए की मात्रा वाला। ठीक है, लुहार में लोहा मूल शब्द है और आर क्या है? प्रत्यय। धार्मिक में धर्म मूल शब्द और इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सपेरा में सांप मूल शब्द है और एरा क्या है? प्रत्यय है। प्रभुता में प्रभु क्या है? मूल शब्द और ता क्या है? प्रत्यय। ठीक है, तो योग जमा ई से योगी बन जाएगा, लोहा जमा आर से लोहा। ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से दो दो शब्द बनाइए। अब हमें यहाँ पे उपसर्ग दिए गए हैं। ठीक है, अति हो गया, वी, स्व, प्र, अ, तो इनसे हमें दो दो उपसर्ग बनाने हैं। ठीक है, तो उपसर्ग अति से बना है अति प्राचीन और अतिरिक्त, वी से वियोग विद्रोह, स्व से स्वदेश स्वभाव, प्र से प्रबल प्रस्थान, अ से अकाल अधर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटिए और उनके भेद लिखिए। ठीक है, पहला वाक्य क्या है? किशोर आम खाता है।
किशोर आम खाता है, ठीक है। अब पहले वाक्य में आप देख लीजिए, किशोर क्या हुआ, कर्ता, ठीक है। किशोर क्या हुआ, कर्ता, और खाता है, खाने की यहाँ पर क्रिया हो रही है, ये है क्या है, क्रियापद, ठीक है। और आम क्या है, यहाँ पे कर्म है, ठीक है। आम क्या है, यहाँ पे कर्म। किशोर खाता है, क्या खाता है, तो हमें उत्तर मिला आम खाता है। तो ये क्या है, आम क्या हुआ यहाँ पे, कर्म, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सकर्मक क्रिया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले पाठ में, कि जहाँ पर कर्म की आवश्यकता होती है, सकर्म, नाम से ही पता लग रहा है, कर्म के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। तो ये आपने समझ लिया कि कर्ता कौन है, क्रियापद क्या है, और कर्म क्या है। तो यहाँ पर किशोर आम खाता है में खाना क्या है, क्रियापद, खाना क्या है, क्रियापद, और भेद कौन सा है, सकर्मक क्रिया। अब अगले में देखिए, पिताजी दफ्तर चले गए। अब पिताजी करता है, चले गए, चलने की यहाँ पर क्रिया हो रही है। चलना क्या है यहाँ पर, चलना यहाँ पर क्या है, क्रियापद, और भेद कौन सा है, सकर्मक। दफ्तर क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्म है, ठीक है। पिताजी चले गए, तो ये वाक्य जो है पूरा नहीं हो रहा है। पिताजी दफ्तर चले गए, तो दफ्तर लगने से यहाँ पर वाक्य जो है पूरा हो रहा है, यानी कर्म की आवश्यकता बनी हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं, आकाश में पतंगे उड़ रही हैं। उड़ने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, और उड़ना क्रिया है, और सकर्मक क्रिया। पतंगे उड़ रही हैं, क्या उड़ रही हैं, पतंगे। उत्तर मिला हमें पतंगे, तो सकर्मक क्रिया। अगला देखिए, रजत ने माँ की चिट्ठी पढ़ ली। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है, पढ़ना है क्रियापद, और भेद कौन सा हुआ, ये भी सकर्मक, ठीक है। रजत ने पढ़ ली, क्या पढ़ ली, माँ की चिट्ठी। अगला देखते हैं, कमल पतंग उड़ा रहा है। अब यहाँ पर उड़ाना क्या है, क्रियापद, उड़ाने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, और क्या उड़ा रहा है, उत्तर मिला पतंग, तो क्या है ये, सकर्मक क्रिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब हमें कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब कारक क्या होते हैं, कारक का अर्थ क्या होता है, क्रिया को करने वाला, ठीक है। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, और कारक जो है विभिन्न संज्ञाओं और सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी ना किसी भूमिका में जोड़ते हैं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है। उदाहरण क्या है, राम ने रावण को तीर से मारा। तो राम ने रावण को, अब राम और रावण को क्या जोड़ रहा है, ने, राम ने रावण, फिर आगे को, तीर से, ये ने, को, से, ये जो भी आ रहे हैं यहाँ पे शब्द आ रहे हैं, वो क्या है, कारक चिन्ह है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि कारक जो है संज्ञा आदि शब्दों को क्रिया के साथ किसी ना किसी भूमिका में जोड़ने का कार्य करते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं, ठीक है। और प्राय इन कारकों के चिन्ह साथ ही लगते हैं, ठीक है। और इन चिन्हों को क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं, विभक्ति चिन्ह, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः तो 6 प्रकार के होते हैं, और 2 और जोड़े गए हैं इसमें, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, और 2 कौन से हैं, संबंध और संबोधन, ठीक है। तो इन सब के अलग अलग विभक्ति चिन्ह हैं। जैसे कर्ता का, जो कर्ता क्या होता है, क्रिया को करने वाला होता है ना, तो कर्ता ने, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, यानी अपदान का क्या अर्थ होता है यहाँ पर, पृथक, मतलब अलग करने का भाव, यानी अलग करना। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, अब पेड़ से पत्ते अलग हो गए, है ना। और अधिकरण क्या होता है,
इसका विभक्ति चिन्ह होता है मैं पर, और संबंध का के की रा रे री ना ने नी, और संबोधन का होता है अरे ओ अरी हे ये सब। ठीक है, तो अब हमें इन्हीं कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे पहले में देखिए, अभिनव शेर डैश देखकर डर गया, तो अभिनव शेर को देखकर डर गया। ठीक है, दूसरे में देखिए, डैश तुम आ गए, तो इसमें क्या आएगा, अरे तुम आ गए। अरे क्या है, संबोधन कारक चिन्ह का भेद है। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, अरे तुम आ गए। अगला देखिए, आम डैश पेड़ डैश चिड़िया चहचहा रही थी, तो क्या आएगा इसमें, आम के पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी। अगला देखिए, सोहन डैश लाठी डैश सांप डैश मारा, तो सोहन ने लाठी से सांप को मारा। अब सोहन यहाँ पर कर्ता था, तो कर्ता ने किसको, कर्म को, यानी लाठी से मारा है, ये तो हो गया साधन। लाठी से मारा है ना, वो तो साधन हो गया जिससे कार्य हो रहा है। ठीक है, क्रिया हो रही है जिस साधन से। और सांप क्या हुआ है यहाँ पे, सांप हो गया यहाँ पे कर्म, कर्म को, यानी कि सांप को मारा। ठीक है, अगला देखिए, अर्जुन डैश निशाना साधा और मछली डैश आंख भेद दी, कि अर्जुन ने, कर्ता क्या हुआ, अर्जुन ने निशाना साधा और मछली की आंख भेद दी। मछली क्या है यहाँ पर, मछली क्या है यहाँ पर, कर्म है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं हमें। ठीक है, ये पुल्लिंग दिए गए हैं तो इनके हमें स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं। नाती का नातिन, सदस्य का सदस्या, अभिनेता का अभिनेत्री, देवर देवरानी, माली मालिन, श्रीमान श्रीमती। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, आओ लिखें। अब नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 100 से 150 शब्दों में कीजिए। अब ये चित्र दिया गया है, आपको इस चित्र को ध्यान से देखते हुए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नीचे इस चित्र का वर्णन करना है। ठीक है, जैसे फटाफट से देख लेते हैं। शाम के समय का अत्यंत सुंदर नजारा है। बच्चे एक सुंदर से उपवन में खेल रहे हैं। उपवन बहुत ही बड़ा है और उसमें सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और बहुत सारे पेड़ भी हैं। एक तरफ कुछ लड़के खड़े होकर बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उपवन के ठीक बीच में एक सुंदर सा फुवारा भी लगा हुआ है। लगा हुआ है। हरे भरे पेड़ पौधे लगे होने के कारण शांति का वातावरण है। इस दृश्य में एक व्यक्ति पेड़ की आड़ में खड़े होकर बातचीत कर रहे लड़कों की टोली की ओर देख रहा है। उसकी इस क्रिया से उसकी संदिग्धता का पता चलता है। उसकी वेशभूषा से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह कई दिनों से भूखा है, जो कुछ खाने की लालसा में हसरत भरी नजरों से उन बच्चों की तरफ एकटक देख रहा है। शाम के समय का यह नज़ारा अत्यंत मनमोहक है। तो ये था पाठ 4 दोपहरी। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।